नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 जनवरी 2023 को ऑनलाइन पेपर 1 को। अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की प्रिपरेशन के लिए सीटेट की, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 10,20,203 को अंकों में लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखना है 10 करोड़, तो ये रहा 10 करोड़। उसके बाद 20,000 रुपये आ गए हैं, यानी कि लाख वाले नहीं हैं, तो लाख वाले में क्या आ जाएगा, दोनों स्थान पर जीरो आ जाएगा। फिर बात करता है 20,000 की, तो ऐसे लिखते हैं 20,000, और 203 तो आपको लिखना आता ही है, तो इस तरीके से लिख जाएगा। और ये आपको देखेंगे तो विकल्प 4 में मिल जा रहा है, तो विकल्प चौथा हमारा जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा हम क्या डिस्कस करके आपको बताएं, केवल लिखना है, और लिखना मुझे लगता है कि आपको ज़रूर आता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे जो फास्ट तरीका है वो है इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना। अगर इसको आप दशमलव में बदल लेंगे तो ये क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4/5, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद 1/2 है, इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब हमें बताना है कि 4/5 यानी 0.8 और 1/2 यानी 0.5 के बीच में कौन सी जो ये विकल्प दिए गए हैं, कौन सा फ्रैक्शन इनके बीच में लाई करता है, ठहरता है। तो यहाँ पर हम इसको फ्रैक्शन को भी, जो विकल्प दिए गए उनको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास दिया गया है 9/8, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो दशमलव लगाया तो 0/80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा तो 9×8 72, यानी 0.8 समथिंग कुछ आएगा। उसके बाद 7/9, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 दशमलव लगाएंगे तो 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा तो 9×7 63 हो जाएगा, 0.7 समथिंग आएगा। और जो तीसरा है 1/3, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.33 आने लगेगा, इस तरीके से आने लगेगा। और उसके बाद जो 2/5 है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 तो इन दोनों के बीच में आएगा नहीं, बीच में कौन आया, 0.7, यानी कौन सी फ्रैक्शन, 7/9 वाली जो फ्रैक्शन है उसी का मान जो आ रहा है 0.7 आ रहा है, जो कि 0.8 और 0.5 के बीच में विद्यमान होती है। तो यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, तो विकल्प 2 जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के इन द 6 डिजिट नंबर डैश 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 इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। 6 अंकों की संख्या जो कि यहाँ पर दी गई है में के का मान क्या होगा यदि यह संख्या 6 से विभाज्य होती है। तो 6 से विभाज्यता का नियम आपको ज़रूर पता होगा। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर 6 से कोई संख्या विभाज्य है तो 2×3 उनके गुणनखंड यानी 2 और 3 से भी विभाजित होगी। तो आप यहाँ पर प्रश्न को ऐसे करिए, पहले तो देखेंगे जो विकल्प आपके लॉजिक से एलिमिनेट हो जा रहे हैं उनको वैसे एलिमिनेट कर दीजिए ताकि क्वेश्चन में ज़्यादा समय ना लगे। तो अगर के स्थान पर रखते हैं 0, अगर हमने रखा के स्थान पर 0 तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, और सम हो जाएगी तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगी लेकिन 3 से डिवाइड फिर नहीं होगी। तो पहला तो कट गया, पहला 0 तो नहीं हो सकता। अगर के का मान कितना रखते हैं, अगर के की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो के की वैल्यू 1 रख देते हैं तो आप देखेंगे क्या बनेगा, 56 23 और 4 था। के का मान जो हमने कितना रखा, 1 रख दिया, 1 रख दिया तो अब क्या हो गई, अब ये सम नहीं रही, और अगर ये सम नहीं रही 1 रखने पर तो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 1 रखना भी बेकार गया, तो दूसरा विकल्प भी नहीं होगा। अब आते हैं 4 पर, तो 4 रख करके देखेंगे और चेक करना पड़ेगा कि कितना होगा। तो 4 रखा और 4 मैंने सर्कल कर दिया ताकि पता चल जाए कि 4 रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये भाई 4 आ गया है अंत में, तो 4 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 2 से तो जाहिर सी बात है विभाजित हो जाएगी क्योंकि सम संख्या है। लेकिन अब इसको चेक करना है क्या ये
3 से विभाजित होगी, तो 3 से विभाजित होने का आपका जो नियम होता है वो क्या कहता है, सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 4 20, और ये कितना आ गया 4 24, यानी इन सबका जो सम किया तो कितना आ गया 24 आ गया। और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये संख्या जो हुई 4 रखने पर बनी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 नंबर यानी के का मान 4 होगा। अब यहाँ पर बहुत लोग 6 के चक्कर में पड़ जाएंगे, क्योंकि 6 रखेंगे तो देखेंगे 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी। तो यहाँ पर थोड़ा वैल्यू रख करके पुट करके उसको चेक करके ही आंसर लगाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि इन तरीके के प्रश्नों में अगर आपके नंबर चले जाएगा तो आपको वही परेशानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 28 विद्यार्थियों के कक्षा में 15 लड़कियां हैं। तो पहले तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 28 क्या हैं विद्यार्थी हैं, जो टोटल वैल्यू है वो 28 है। अब हमारे पास लड़कियां गर्ल कितनी हैं 15 हैं। अगर गर्ल 15 है तो बॉयज़ कितने होंगे, बी फॉर बॉयज़, बॉयज़ की संख्या 28 में से 15 घटा देंगे तो 13 आ जाएगी। अब 21 हैं, इसमें बोल रहा है 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, और इसमें तथा लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 21 हैं। विद्यार्थियों मतलब जिसमें लड़के और लड़की दोनों शामिल हैं, विद्यार्थी मतलब जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं वो 21 हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं इसमें 21 के अंदर जो लड़कियां सम्मिलित हैं जो दांत साफ करती हैं, उनका 3/5 भाग अपने दांत साफ करती हैं। तो अब आप देखेंगे 21 का 3/5 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 21 का 3/5 इसमें हैं, तो 3/5। अब लड़कियां कितनी थी, लड़कियां टोटल 15 थी और उसका 3/5 ही दांत साफ करती हैं। तो 3/5 15 लड़कियां थी, 15 लड़कियों का हमने 3/5 निकाला, तो 5 से 15 कटेगा, 3 बार में जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9। यानी गर्ल ऐसी जो क्या करती हैं, जो मंजन करती हैं। अब अगर जो मंजन करने वाली दांत साफ करने वाली जो हो गई वो 9 हो गई, तो टोटल कितनी थी 21 विद्यार्थी थे जो दांत साफ करते थे, तो 9 निकल गए तो कितने बचे, ये बचे 12। अब 12 लड़के ऐसे थे जो दांत साफ करते थे। तो पूछा गया है कि बताइए कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। तो यहाँ पर काम करने की बात करें तो टोटल वैल्यू कहाँ रखनी होती है, नीचे रखनी होती है, और जितने बच्चों ने साफ किया दांत अपने उनको ऊपर रखेंगे। तो 12 ऊपर आ गया और टोटल की वैल्यू 13, यानी बॉयज़ जो हो गए जो दांत साफ करते हैं उनका भाग फ्रैक्शन में मान पूछ रहा था, तो 12/13 आ जाएगा। तो विकल्प जो चौथा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न आपका आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अब ये शिफ्ट हो सकता है, थोड़ी हो सकता है बढ़िया रही हो, ज़्यादा अच्छे प्रश्न में रहे हों, आगे चल करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक संख्या अपनी योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है, यानी एवरी नंबर इज ऑलवेज मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको कथन को पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो प्रत्येक संख्या अपनी योज्य प्रतिलोम, तो अगर कोई संख्या मान लेते हैं 2 है, चलो 2 हो गई। अब इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम मतलब इसको योग करने पर जो शून्य कर दे इसको, तो -2 अगर इसमें जोड़ देते हैं, 2 में -2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी दोनों को जोड़ने पर। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि अगर योज्य कोई संख्या 2 है तो उस 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा, और अगर कोई संख्या -2 है तो उसका योज्य प्रतिलोम +2 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी, तभी दोनों को ऐड करने पर शून्य प्राप्त होगा, और शून्य क्या हो जाएगा, योगात्मक तत्समक हो जाता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पर 2 था, उसका योज्य प्रतिलोम -2 हो गया। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से 2 बड़ी होती है। कहाँ बड़ी है, देखिए हमने एक संख्या क्या ली थी, 2 ली थी, और उसका योज्य प्रतिलोम क्या आ गया, -2 आ गया। तो क्या प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से 2 बड़ी होती है, तो हाँ ठीक है, हमने 2 लिया और उसका योज्य प्रतिलोम -2 हो गया, तो 2 बड़ा हो गया -2 से। लेकिन
अगर मैं क्या करूँ, माइनस दे 2 ले लूँ, और अगर -2 लेता हूँ तो उसका जो प्रतिलोम क्या होगा, +2 होगा। क्या अब ये बड़ी है? अब ये बड़ी नहीं है। अब -2 बड़ी है क्या +2 से? नहीं है। तो ये किसी कंडीशन में भी लागू नहीं हो पाएगा। सदैव होता तो ये लागू नहीं हो पाएगी, इसलिए पहला भी जो विकल्प होगा वह गलत हो जाएगा। हाँ, बड़ी हो सकती है, लेकिन सदैव बड़ी होगी ये जरूरी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। तो मैंने मान लिया एक पूर्णांक मैंने कितना ले लिया, 2 ले लिया, दूसरा पूर्णांक मैंने 3 ले लिया, दोनों को मैंने ऐड करा क्योंकि उसने जोड़ने की ही बात करी है, दोनों पूर्णांकों का योग बोला है ना, तो 2 पूर्णांकों का योग किया तो 5 आ गया। 5 जो कि 2 से भी बड़ा है, 5 जो कि 3 से भी बड़ा है, यानी यहाँ तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन पूर्णांक तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो मैंने पहला क्या ले लिया, 2 ले लिया, लेकिन मैंने दूसरा क्या ले लिया, दूसरा मैंने क्या ले लिया, दूसरा मैंने -3 ले लिया। अब सॉल्व करने पर कितना आएगा, अब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस और दूसरा मैंने -3 लिया, जिसको हल करने पर -1 आ गया। हाँ ठीक है, -1 जो है वो क्या 2 से बड़ा है? नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहली कंडीशन में तो लागू हो रहा था नियम, लेकिन दूसरी कंडीशन में वो नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि जो -1 है वो 2 से छोटा हो गया है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि वो बड़ा होना चाहिए। तो दूसरा वाला विकल्प भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब -2 का परवर्ती क्या होगा, -1 होगा। अब परवर्ती मिलता कैसे है? परवर्ती आप जानते हैं जिसको हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं, यानी सक्सेसर कहते हैं। लिखा तो है सक्सेसर ऑफ -2 इज -1। तो परवर्ती या उत्तरवर्ती जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है जब किसी संख्या में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं, और -2 में अगर हम 1 जोड़ें तो कितना मिलेगा, -2 में अगर 1 जोड़ दें तो -1 मिल जाएगा। तो दूसरा विकल्प जो है क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सॉरी स्टेटमेंट है कि एक संख्या और उसकी योज्य प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। तो एक संख्या और उसका योज्य प्रतिलोम, तो संख्या फिर चलो मैंने 2 ले लिया, उसका योज्य प्रतिलोम मैंने क्या ले लिया, -2 ले लिया। अब की बार क्या कहा गया, इनका गुणा करने की बात कही गई, लिखा नहीं कि ये गुणनफल लिखा हुआ है। तो गुणनफल कैसे करेंगे, गुणे के निशान से करेंगे। तो 2 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और -4 आने का मतलब आप देखेंगे कि क्या होगा, संख्या क्या हो रही है, ऋणात्मक हो रही है। और कैसी, सदैव ऋणात्मक हो रही। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या को लोगे तो उसका जो योज्य प्रतिलोम होगा या तो प्लस के चिन्ह के साथ लिया जाएगा, अगर प्लस का होगा तो माइनस के चिन्ह के साथ लेंगे। तो एक बार माइनस तो उसमें होना ही होना है, तो गुणा करने पर माइनस हर बार आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह का ही अंतर होगा, संख्या तो वही होगी, तो हर बार माइनस आएगा। और हर बार माइनस आएगा तो सदैव ऋणात्मक ही आएगा। किसी भी संख्या का आप करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार विकल्प चौथा, जिसमें कि तीसरा और चौथा विकल्प दिया गया, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, तो विकल्प 4 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर प्रश्नों का ये जो सीरीज हम आपको समझा रहे हैं अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेब हैं, खरीदे। पहले दिन वह सेबों के केवल 117 सही 3/4 डिब्बे ही बेच पाया। उसके पास कितने सेब शेष बचे हैं? तो यहाँ पर आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो 138 डिब्बे हैं और अगर एक डिब्बे में 24 हैं तो आपको जानते हैं एक नियम से, अगर एक डिब्बे में 24 तो 138 डिब्बे में 138 को 24 से गुणा कर देंगे तो टोटल डिब्बे में कितने सेब हैं प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार को 24 को 117 सही 3/4 में अगर गुणा कर देंगे तो बेचे गए डिब्बों का निकल कर आ जाएगा। उसके बाद घटा देंगे तो बचे सेब जो होंगे वो पता चल जाएंगे। या तो फिर हम ये कर सकते हैं कि 138 को पहले डिब्बे ही घटा लेते हैं ना कि कितने डिब्बे बचे हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास 138 हमारे पास जो है वो 138 डिब्बे थे और 117 सही 3/4 उसने बेच दिए। अब डिब्बे को डिब्बे में तो घटा ही सकते हो, अब नहीं घटा सकते हो तो घटा के देख लो। इसको हम क्या कर सकते हैं, 138 को 137 + 1 लिख देते हैं और ये 17 क्या हो जाएगा, 117 - 3/4। इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, 1 सही 1/2 लिखा हुआ है तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे 1 अलग कर लिया और 1/2 अलग कर लिया। इसी प्रकार से मैंने 117 सही 3/4 को भी अलग अलग कर लिया है।
और वापस करेंगे तो फिर वैसे हो जाएगा। अब 138 को हम क्या करेंगे, 138 को में से 117 क्या करेंगे, घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। और 1 में से 3 सही 1/4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1/4 बच जाएगा। और फिर इनको चाहे तो फिर जोड़ सकते हैं, चिपका दें, प्लस को हटा के चिपका दो। 20 सही 1/4 जो हुआ क्या आ गया, शेष बचे डिब्बे आ गए। अब शेष बचे डिब्बे ये हो गए, तो बताना है कितने बचे हैं, क्योंकि 20 डिब्बे थे, 20 से 1/4 डिब्बे बचे हैं और एक डिब्बे में 24 सेब आते हैं। तो सेबों की संख्या कैसे निकलेगी, 20 से 1/4 डिब्बे को क्या करेंगे, जब एक डिब्बे में 24 तो 20 से 1/4 डिब्बे में 24 से गुणा करने पर कुल सेबों की संख्या पता चल जाएगी। तो अब 20 से 1/4 मिश्रित भिन्न है, तो इसको पहले उचित या अनुचित भिन्न बनाना पड़ेगा। तो 20 चौको 80 और 1 जोड़ेंगे 81, 81/4 और गुणे 24। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कट जाएगा, तो 4 से 24, तो ये आ जाएगा 81 गुणे 6, 6 कम 6, 6 अठे 48, यानी आ गया 486, जो कि विकल्प 1 में ही है। तो विकल्प 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिमेंड जो हैं से बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टू एंगल्स हैविंग दियर सम 180 आर ऑलवेज नोन एज, दो कोण जिनका योग 180 अंश है सदैव कहलाते हैं। तो जब दो कोण जिनका योग अगर 180 अंश होता है उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक न्यून कोण और एक सम कोण का योग सदैव अधिक कोण होता है। तो आप कोई भी न्यून कोण ले लीजिए भाई, आप इसमें से एक तो सम कोण ही है। अधिक कोण आप जानते हैं कि वो कोण जो 90 अंश से अधिक का होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक तो 90 अंश का ही है भैया, उसने कहा कि एक सम कोण है, ठीक, और एक है न्यून कोण। तो एक सम कोण, न्यून कोण अब अगर हम एक अंश का भी ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल 91 डिग्री हो जाएगा दो कोणों को जोड़ने पर। और 91 यानी 90 से अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, जो कि 90 अंश से अधिक हो जाएगा। तो पहला कथन तो सत्य है, लेकिन इसने पूछा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दूसरा है कि दो न्यून कोणों का योग सदैव एक सम कोण से कम होता है, जरूरी नहीं है। जैसे कि एक सम कोण न्यून कोण हमने क्या ले लिया, 40 ले लिया, दूसरा मैंने क्या ले लिया, 70 ले लिया। दोनों न्यून कोण हैं, 90 से कम है तो उसको न्यून कोण कहते हैं, और दोनों को जोड़ेंगे तो 110 110 आ गया। तो क्या सम कोण से कम है क्या, नहीं है, ज़्यादा हो गया। तो दूसरा वाला विकल्प जो है वही सही नहीं है। तो विकल्प जो 2 होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, दो समकोणों का योग एक रेखीय कोण के बराबर होता है। तो दो समकोणों को जोड़ो तो 100 आएगा ही, समकोण का मान 90 अंश, दूसरे का भी 90 अंश, दोनों समकोण जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 180 अंश का। तो तीसरा वाला भी सही है। चौथा कह रहा है कि दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। दो अधिक कोण यानी 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक मतलब मैं अगर 91 ही ले लूँ दोनों, तो दोनों अधिक कोण हो जाएंगे, और 91 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। और 182 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 180 से, और क्या होगा 180 से क्या होगा 182 ज़्यादा होगा। इसलिए 180 जो ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण को बृहत कोण भी कहते हैं। तो ये वाला भी ध्यान रखना कि जो कोण 180 अंश से ज़्यादा हो और 360 अंश से कम हो वही क्या होता है, जो कोण 180 अंश से ज़्यादा हो और 360 से क्या हो, कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण या रेफ्लेक्स एंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न अक्षर समूहों में से किस एक में केवल एक सममित रेखा है। तो देखेंगे बी, भाई एच में तो 2 हो जाएंगी, पहले ऐसे दिख रहा है कि एच में पड़ी भी हो जाएगी। एच में देखेंगे तो इधर की भी मिलती है और इधर की भी मिलती है, तो पहला विकल्प में तो 2 हो जाएंगी पहले अक्षर में, तो पहला विकल्प तो गया। सी, अब यू में देखेंगे
तो अब देखेंगे एक है, अब जी में देखेंगे तो जी में तो एक भी नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब डी में देखेंगे, अब ऐसे डी में करेंगे तो ऐसे एक हो जाएगा, और ये ई करेंगे तो ई में भी क्या होगा, ऐसे ही करेंगे तो सेम हो जाएगा इसमें भी। और एम की बात करें तो 20 से काटेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा। तो तीसरे वाले में आप देखेंगे कि सब में एक एक ही सममित रेखा है, तो इस प्रकार से तीसरा आंसर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि किसमें एक एक हो रहे हैं, किसी में दो हो रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, जिसमें केवल एक एक बचेंगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि योगेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और किसी दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है। उस दौड़ की कितनी लंबाई मीटर में है? उसकी लंबाई पूछी कि वो भी मीटर में पूछी गई है। तो हमें डिस्टेंस का फार्मूला मालूम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस हमसे पूछी गई तो वो तो मालूम नहीं, लेकिन हमें स्पीड मालूम है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब एक तरफ दूरी किस में है, आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपका समय भी किस में होना चाहिए था, घंटे में होना चाहिए, क्योंकि पैमाना जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी सही आंसर आपका नहीं आएगा। तो ये आपका 5 जो था वो मिनट में था, इसके लिए क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, घंटा बन जाएगा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से ही था, 5 मिनट को हमने 60 से भाग करके घंटे में परिवर्तित कर लिया। अब सॉल्व करने पर दूरी आ जाएगी, तो 0 से 0 गया और 3 से 6 गया, यानी कितना आ गया 2 आ गया, यानी 5/2। 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5। अब सारा किलोमीटर प्रति घंटा में था तो दूरी भी किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। लेकिन प्रश्न में हमसे मीटर में पूछा है, तो मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 2500 मीटर। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है आपको, तो उसको कमेंट करिए। जब हम अगला सेशन लेंगे तो उस सेशन में क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, या अंत में लास्ट में देख लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपने बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 की रात को वापस चल पड़ी। वह वहां कितने दिन ठहरी? तो क्वेश्चन आपके बेसिक्स पर पूछे ही जाते हैं और ज़्यादा किसी में ज़्यादा उस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, सीटेट ये ज़रूर कहता है कि आपसे सोल्यूशन करवा लेता है, बहुत इजीली आंसर आपको देने की आज़ादी नहीं देता है, कुछ ना कुछ सॉल्व करवा ही लेता है। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दिया गया है 18 जनवरी 2020 और इधर है 2 अप्रैल 2020। अब हमें देखना है कि कितने दिन ठहरी। तो प्रातः ही पहुंच गई। देखो सालू कब पहुंची, सालू पहुंची प्रातः, यानी 18 जनवरी के दिन भी वो रुकी होगी, तो 18 जनवरी को भी काउंट करना पड़ जाएगा एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि 18 जनवरी को भी पहुंच गई है ना, तो 18 जनवरी को भी पहुंच गई है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लॉजिक में फंसा सकते हैं, पता नहीं उन्होंने जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, इसलिए प्रातः लिख दिया, इसका मतलब पूरा दिन काउंट कर लेगा। तो 18 है, क्योंकि जनवरी आपकी 31 की होती है, तो जनवरी 31 की होती है, तो 13 दिन वो हो जाएंगे और 18 जनवरी को जोड़ करके 14 दिन तो जनवरी में हो गए आपके। उसके बाद फरवरी, क्योंकि 2020 है, लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसमें जो दिन होंगे फरवरी में वो 29 हो जाएंगे। उसके बाद मार्च में आपका 31 का होगा ही होगा, उसमें कुछ सोचना नहीं। अप्रैल आपका शाम को लौटी है ना, रात को वापस चली पड़ी है, तो रात को चल पड़ी, यानी कि आपको 1 अप्रैल 2 अप्रैल दोनों जोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जोड़ लीजिए, 9 4 13, 14 14 2 16 6, 1 बचा, 3 2 5 6 1 7, यानी कितना आ गया 76 आ गया। तो तीसरा विकल्प जो सही होगा वही सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 1/1, राइट 1/2 एंड 2/3,
रिस्पेक्टिवली ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, द डिफरेंस इज देयर पैरामीटर इन सेंटीमीटर। यानी एक वर्ग की भुजा हमको दी गई है और जो भुजा है वर्ग की उसकी तुलना आयत की लंबाई और चौड़ाई से करी गई है कि कितनी ज़्यादा कितनी कम है कितनी गुनी है। फिर दोनों यानी वर्ग और आयत दोनों के परिमापों में अंतर पूछा गया कि कितना होगा। आइए देखते हैं। पहली बात तो हमें वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा हमें दी गई है। तो जो वर्ग की भुजा है वो हमको दी गई है 48 सेंटीमीटर। अब वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर दी गई है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे आयत का। हम किसका निकालेंगे, हम निकालेंगे आयत यानी रेक्टेंगल का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लंबाई। तो आयत की लंबाई की बात करें तो वो क्या है, जो वर्ग की भुजा है उसकी 1.5 गुनी है। तो इसका हम निकाल लेते हैं 1.5 गुना। वर्ग की भुजा का 1.5 गुना जो है वो आयत की लंबाई है। तो 1.5 गुना यानी 3/2 करेंगे तो 2 से काटेंगे 48 को 24 आएगा और 24 तियाँ ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। ये तो 72 सेंटीमीटर हो गया। अभी चौड़ाई भी निकालना पड़ेगा क्योंकि परिमाप हम कैसे निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई दोनों का मालूम होना ज़रूरी है। तो ये 48 हो गया क्योंकि इसी से तुलना की गई है और ये है 2/3। चौड़ाई जो है वो 2/3 गुनी है। तो 2/3 करेंगे तो 16 गुना 32 आएगा। 3 से 48 काटेंगे 16 आएगा, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, यानी कि 32 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालेंगे दोनों का परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो परिमाप वर्ग की बात करें, वर्ग की बात करें तो 4 गुणे भुजा, यानी हमने ए मान लिया अगर भुजा को, तो 4 गुणे भुजा हमें मालूम है कि वर्ग की 48 है। तो 4 अठे 32 और 4 चौको 16 और 3 19, 192 सेंटीमीटर आ गया। अब किसका निकालेंगे, आयत का निकालना पड़ेगा। तो जो आयत का निकालेंगे तो इसका होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई कितनी आई है, 72 आई है। चौड़ाई कितनी आई है, 32 आई है। वैसे तो आप इसे ऑर्डरली भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा हम लिख करके सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहें तो और शॉर्टकट में कर सकते हैं। यहाँ पर करेंगे तो 2 गुणे 32 104 आ जाएगा। 104 को 2 से गुणा करेंगे तो 208 आ जाएगा। अब 208 आ जाएगा तो दोनों के बीच में डिफरेंस यानी डी, डिफरेंस डी से हमने डिनोट कर लिया। तो 192 में 208 घटाना पड़ेगा, तभी डिफरेंस आएगा कि दोनों के परिमाप में कितने का अंतर है। तो यह अंतर आपको आ जाएगा 16 का, क्योंकि 192 से 8 200 और 8 16, यानी कि आ गया 16 जो सेंटीमीटर होगा वही दोनों की पैरामीटर में डिफरेंस पेरीमीटर में होगा। तो विकल्प जो चौथा है वही सही आंसर हो जाएगा। ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था आपका, बट इजी था, कर सकते हैं आप इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। यहाँ पर हमें जो पहले तो पैटर्न दिया हुआ है कि 1/4, 3/16, 5/64, 7/256। अब नेक्स्ट हमें बताना है कि क्या होगा। तो पहले तो 1/4 है, ठीक है। अगला देखेंगे 1 से 3 हो गया, यानी कि प्लस का 2 किया गया है। 3 से 5 हो गया, तो यहाँ पर भी आप मान सकते हैं +2 किया गया है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि विषम संख्याएं ऊपर चल रही हैं, ऐसा कुछ। तो और यहाँ पर भी प्लस का 2 हो गया है, तो यहाँ पर भी प्लस का 2 होगा तो यहाँ आ जाएगा 9। अब 9 पहले दूसरे और तीसरे में है, तो पहला और चौथा विकल्प 2 गया। अब यहाँ पर देखेंगे 4 है, और 4 का जब गुणा किया गया है 4 से तो 16 हो गया है। 16 में फिर 4 से गुणा किया गया है तो 64 हो गया है। 64 में फिर 4 से गुणा किया है 256 हो गया है। और 256 में फिर क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1024 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 9/1024 मिला। तो जो तीसरे विकल्प में है तो तीसरा विकल्प ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो पैटर्न पर था, आप इसको कर सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रीजनिंग वाला मत समझ लेना, नॉर्मली इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट पूछता है आपसे, तो इसमें घबराना नहीं, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि 540 व्यक्तियों से शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से उनकी पसंद की ऋतु पूछी गई। प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट पर दर्शाया गया। यदि शीत ऋतु का केंद्रीय कोण 150 अंश आया तो कितने व्यक्तियों ने शीत ऋतु को पसंद किया है। अब कल्पना कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति ने केवल एक ऋतु को ही पसंद किया है, ऐसा मान करके ही चलिए आप, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती कि पता नहीं उन्होंने गर्मी को भी तो नहीं चूज कर लिया, कि ऐसे व्यक्ति हों जिनको सर्दी गर्मी दोनों पसंद हो, तो एक ही पसंद की ऋतु को मान करके चलते हैं। तो बात करते हैं पाई चार्ट की। तो ये पाई चार्ट उन्होंने बनाया। अब पाई चार्ट बनाया, इसके कर दिए 3 कॉलम, क्योंकि उन्होंने कहा सर्दी गर्मी और वर्षा ऋतु, तो ये हो जाएगा मान लिया विंटर, ये हमने कर लिया समर, और ये हमने कर लिया रेनी सीजन। तो SRW हमने डिनोट कर लिया। अब टोटल हमको मालूम है भाई, टोटल कितना होता है सर्किल का, 360 अंश होता है, ये तो आप जानते हैं। तो 360 में कितने व्यक्ति हैं पूरे, तीनों ऋतुओं में 360 मिला लेंगे तो तीनों ऋतुओं का आदमी हो जाएगा इसमें सभी प्रकार के, और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540 व्यक्तियों के बराबर हो जाएगी। यानी अगर हम यहाँ से एक अंश का मान निकालना चाहें तो एक अंश का मान जो होगा वो 540/360 आ जाएगा। लेकिन उसने कहा है शीत ऋतु, अब विंटर सीजन का उन्होंने दे रखा है कि कितना है, विंटर सीजन का 150 केंद्रीय कोण आया है। तो अब एक अंश का मान हमने निकाला यहाँ से कि 540/360 आ गया है। तो हमें बताना है विंटर में व्यक्तियों की संख्या, तो विंटर में व्यक्तियों की संख्या कितने अंश की है, 150 अंश है, तो हमने 150 अंश का निकालना है। तो एक अंश का 540/360, तो 150 का निकालने के लिए 150 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से अगर और डिवाइड कर लें तो 18 दूना 36, 18 3 54, तो 30 हो गया, और 30 हो गया तो 2 से फिर से काट देंगे, ये 30 था भाई, 30 हो गया तो काट दिया, कितना आ गया, 15 आ जाएगा, और 15 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 225। तो आपने देखा कि 225 आया, यानी कि शीत ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 225 हो गई। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आएगा फ्रैक्शन वही जो हमने बनाया वही आएगा, भाई टोटल कितना है 360 है। अब अगर और पसंद करते हैं शीत ऋतु को कितने, 150 लोग, तो 150 अंश ये हो गया बटे 360 अंश, ये तो हो गया किसका मान, शीत ऋतु का भिन्न मान हो गया। अब टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 540 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो फ्रैक्शन वही बन गई, बस थोड़ा सा ये एक्सचेंज हो गया, बस ये उधर हो गया ये इधर हो गया, तो वो सेम ही होगा। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल सेव्ड सम मनी एवरी मंथ फ्रॉम हिज पॉकेट मनी एज गिवन बिलो, एंड ऑफ द मंथ, यानी एक तरफ माहकांत दिया गया है और दूसरी तरफ आपको उस महीने के जब अंत तक पहुंचा राहुल तब उसने कितना सेव किया है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको पहले इंग्लिश में लिखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, और हम आगे चलते हैं, इसका हिंदी वर्जन दिखाते हैं आपको। ये आपको हिंदी में लिखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राहुल ने अपने जेब खर्च में से प्रति माह कुछ बचत की, जैसा नीचे दिया है। माह का अंत इधर दिया हुआ और इधर उस माह तक कुल बचत, यानी कि हर महीने की जो सेविंग है वो अगले महीने में भी ऐड हो रही है, ऐसा समझिए। केवल उस महीने की नहीं, उस महीने तक बोला है, यानी कि इस महीने में अगर कुछ बचाया, अगले महीने में कुछ मिलाया, तो दोनों का जोड़ करके कितना बचा, इस प्रकार से इसको समझिएगा, तभी ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे कि 1 जनवरी, अब जनवरी है पहला, जनवरी में कितना बचाया, 80 रुपये बचाया, तो पहले महीने में जो बचाएगा वही बचाएगा और तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जब फरवरी में पहुंचा तब आप देखिए कि जब फरवरी में पहुंचा तो दूसरे महीने के जब अंत में फरवरी में पहुंचा तब उसने 140 रुपये बचाए, यानी कि पहले महीने का 80 बचाया था, अब दूसरे महीने में भी तो कुछ बचाएगा, तो दूसरे महीने में कितना बचाया, पहले में 80 बचाया, दूसरे में कितना हो गया 140 हो गया, तो कितना बचाया, तो ये बचाया आपका 60 रुपये,
ये बचाया आपका 60 रुपये बचाया। अब 60 रुपये बचाया दूसरे महीने फरवरी में, चलिए ठीक है। उसके बाद मार्च में पहुंच गए। अब मार्च में पहुंच गए तो देखेंगे 140 से अगर घटाएंगे यहाँ तक 210 तक जाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 70 रुपये बचाया मार्च के महीने में। अप्रैल के महीने में पहुंचा तो अप्रैल के महीने में कितना बचाया, ये आपका 210 से 285 यानी 75 रुपये बचाया। और अब 285 से 375 पहुंचा तो कितना बचाया होगा, यानी 15 इधर, ये 90 बचाया। कितना बचाया, 90 रुपये बचाया। और जब 375 से 480 पहुंचा तो कितना बचाया, ये बचाया 25 और 80, 105 रुपये बचाया। तो अब आप देख सकते हैं कि पढ़ करके मई में अधिकतम बचत हुई, मई में अधिकतम बचत हुई। तो मई कहाँ है, ये रहा मई। मई में कितना बचा, 90 बचाया, जो कि गलत है क्योंकि उसने जून के माह में 105 रुपये बचाए। तो पहला वाला तो अधिकतम तो नहीं हुई, तो ये गलत हो गया। दूसरा है जनवरी और फरवरी में हुई बचत का योग मार्च और मई में हुई बचत के योग के बराबर है। अब जनवरी फरवरी में जोड़ो तो कितना आएगा, जनवरी में बचाया 80, कितना बचाया 80 रुपये बचाया, और फरवरी में बचाया 60 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करने पर 140 रुपये आ रहा है। और इधर ये मार्च और मई को जोड़ेंगे तो मार्च में सेव करा कितना, मार्च में जो सेव किया है वो आ रहा है 70 रुपये, और मई में देखेंगे तो मई में आ रहा है 90 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 7 16, कितना आ रहा है 160 रुपये। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प भी क्या है, सही नहीं है, दोनों में समान बचत नहीं हो रही है। अब तीसरा है सबसे कम बचत फरवरी माह में हो रही है। तो आप देखेंगे सबसे कम बचत किस में हो रही है, फरवरी में हो रही है, बात सही है। जनवरी में 80 बचाया, फरवरी में 60 बचाया, मार्च में 70 बचाया, अप्रैल में 75 बचाया, मई में 90 बचाया, जून में 105 बचाया। तो फरवरी एक ऐसा महीना था जिसके अंत में उसने 60 रुपये यानी सबसे कम बचत करी है। तो तीसरा विकल्प जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब चौथा चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। जून माह के अंत में कुल बचत 375 रुपये है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ही सबसे कम बचत करी हुई है, तो तीसरा विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, क्वेरी रहती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम उसको जब नेक्स्ट सेशन लेंगे तो उसमें ज़रूर सॉल्व करवा देंगे। और सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके की रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो भैया लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लग गया हो वीडियो तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।